फिर हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइजू ने जो जनरल होता है उसे बीच में से चीर दिया होता है, जिसे देखने के बाद जो ह्यूमन सोल्जर्स होते हैं काफी ज्यादा डर चुके होते और कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, हम इनके सामने नहीं जीतने वाले हैं क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल भी इसके सामने नहीं टिक पाया है। तभी जो काइजू मुस्कुराते हुए ह्यूमन सोल्जर से कहता है कि रेजिस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि इस सिटी पर कब्जा करना तो बस हमारी शुरुआत है, क्योंकि मेरे घोस्ट क्लैन के बाकी के जो मेंबर्स है वो जल्दी बाकी के जो सिटीज है उनके ऊपर हमला करते हुए ये जो डायनेस्टी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। काइजू ये सब कह रहा होता है कि तभी उसके सोल्जर के ऊपर कोई तो हमला करते हुए काफी तेजी के साथ उनके सोल्जर के सर को धड़ से अलग करने लगती है। वो एक लड़की होती है जो कि नानसे सोल लेवल पर होती है और वो काइजू से कहती है कि तुम्हारे जो सपने हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ काइजू के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो काइजू वो भी उस लड़की के ऊपर हमला करते उसे पीछे ढकेल देता है, जिसे देखने के बाद जो सोल्जर है वो काफी ज्यादा चौंक जाते, साथ ही में उस कमांडर के काफी ज्यादा फिक्र करने लगते हैं कि तभी जो काइजू उस कमांडर के पास आते है उससे कहता है कि जल्दी से मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। काइजू की ये बात सुनने के बाद जो कमांडर काइजू से कहती कि मैं टाइगर लियोपार्ड कैवेली के कमांडर हूँ जिसे कि ग्रेट जाओ के एम्पर ने खुद ही अपॉइंट किया है, तो फिर आखिर में तुम जैसे कुत्ते कमीने के सामने कैसे घुटने पर आ सकती हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो काइजू उस कमांडर से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर नहीं आते तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हें जान से मार देने के बाद मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारा जो सिर है वो इस सिटी के सबसे ज्यादा ऊंचे टावर पर लटका दूंगा ताकि तुम देख पाओ कि हमारा जो घोस्ट क्लैन है वो तुम्हारे ग्रेट जाओ डायनेस्टी को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। काइजू ये सब कह रहा होता है कि तभी आसमान से धीरे धीरे कर हमारा जो कुनपेन है वो नीचे आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो काइजू काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर वो क्या है। तभी हमारा जो कुनपेंग है वो अपना मुंह खोलते हुए हवा जो होती है वो अंदर की तरफ खींचने लगता है, जिस वजह से वहां पर जितने भी घोस्ट क्लैन के मेंबर्स होते हैं वो भी उस हवा के साथ हमारे कुनपेंग के पेट के अंदर जाने लगते और कुछ ही समय के अंदर हमारा जो कुनपेंग है वहां पर आए हुए जितने भी घोस्ट क्लैन के मेंबर्स है उन्हें पूरी तरह से खा लेता और डकार भी मार लेता है। जिस चीज को देखने के बाद जो ह्यूमन सोल्जर्स होते काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि घोस्ट क्लैन के जितने भी क्रीचर्स थे उन सारे क्रीचर्स को इसने खा लिया या फिर किसी तरह का इल्यूजन है। जिस बात को सुनने के बाद जो कमांडर ह्यूमन सोल्जर से कहती है कि एक डिवाइन बिस्ट है जिसे कि ह्यूमंस ने हमारे ग्रेट जाओ डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर भेजा है, लेकिन तभी उन्हीं में से एक सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है कि देखो कुनपेंग के ऊपर कोई तो बैठा है, क्या ऐसा हो सकता है कि डिवाइन बिस्ट का मास्टर हो। जिस चीज को सुनने के बाद जो कमांडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर आप कौन है और मैं आपको क्या कहकर बुला सकती हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उस कमांडर से कहता है कि मैं जोन टियानसेट का यू जूलियन हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी ह्यूमन सोल्जर्स होते हैं वह हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। जो कमांडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी पहचान बताते है, उससे कहती है कि हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर नीचे उतरते हुए कमांडर से कहता है कि आखिर ये जो जगह है वो किस एम्पायर से बिलोंग करती है और आखिर घोस्ट क्लैन के आर्मी तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रही है। जिस बात को सुनने के बाद जो कमांडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये जो जगह है वो ग्रेट जाओ एम्पायर से बिलोंग करती है और हमें नहीं पता कि आखिर घोस्ट क्लैन हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहा है, लेकिन अभी अभी जो जनरल मिला है उसके हिसाब से जो घोस्ट क्लैन है वो काफी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फ्यूचर में जरूर एक काफी ज्यादा बड़ी बैटल होने वाली है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि जो नेदर एबेसिस के क्रीचर है वो ह्यूमन रिलम के ऊपर फिर से हमला कर रहे, क्या वो इस बात से नहीं डरते कि तुम्हारे हमले की वजह से जो ह्यूमन कल्टिवेटर्स है वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर का थर्ड डिसाइपल है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो घोस्ट क्लैन है उन्हें इनरिच और जो गीला एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा पसंद है, तो फिर आखिर वो ग्रेट जाओ डायनेस्टी के ऊपर हमला कर उसे कॉन्करेंट करने के पीछे का उनका क्या फायदा हो सकता है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे थर्ड डिसाइपल से कहती है कि इतना क्या सोचना है, अगर वो आएंगे तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। हमारे हंग की यह बात सुनने के बाद जो कमांडर है वह हमारे हंग को लड़की समझते हुए उसे कहती है कि फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे जाओ डायनेस्टी को क्राइसिस से बचाने के लिए मदद करने वाली है। और कमांडर को भी अपने आप को लड़की समझता हुआ देखकर जो होंगे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से हंसने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो थर्ड डिसाइपल है वो काफी ज्यादा चौंकते है। वो अपने मन में कहता है कि जो सीनियर ब्रदर है वो सच में एक सेंट है जो कि गलत समझे जाने के लिए पैदा हुए है और जितनी ज्यादा वो किसी चीज से नफरत करते है उतनी ही ज्यादा वो गलत समझी जाती है क्या। और हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि जो मैटर जितना ज्यादा सिंपल दिखता है उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। 1 करोड़ से भी ज्यादा निडर
एबेसिस के जो रेसेस है वो बाहर निकल के आ रही, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को एक मिशन दिया जाता है कि अगर ग्रेट जाओ डायनेस्टी के ऊपर घोस्ट क्लैन जो हमला कर रहे उन घोस्ट क्लैन के आर्मी को तुमने हरा दिया तो तुम्हें आखिर में काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे पता था जो सिस्टम में मुझे इसी समय पर मिशन देगा, तो फिर ठीक है कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर रहकर घोस्ट क्लैन क्या करना चाहते हैं उसके बारे में पता लगाऊंगा। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि बाहर के जो रेसेस है वह हमारे ऊपर हमला कर जो इनोसेंट लोग है उन्हें मारे जा रहे, इसीलिए मैं ये अनाउंस करता हूँ कि मैं भी घोस्ट क्लैन के जितने भी रेसेस है उनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो कमांडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो ग्रेट जाओ डायनेस्टी है वो आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलेगी। और हमारे मेन कैरेक्टर के बात सुनने के बाद जो थर्ड डिसाइपल है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे कि हमें हंग के बारे में मालूम है वो कभी भी हमारे मेन कैरेक्टर की किसी भी चीज को अप्रिशिएट नहीं करता, इसीलिए वो इस चीज को भी अप्रिशिएट नहीं करता। इतना कहने के साथ हमारे जो मेन कैरेक्टर उसके जो डिसाइपल्स है वो ग्रेट जाओ डायनेस्टी के जो एम्पर है उनकी तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें ग्रेट जाओ डायनेस्टी के जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ग्रेट जाओ डायनेस्टी का जो क्राउन प्रिंस और जो कमांडर्स होते हैं उनके बीच में जो घोस्ट क्लैन है उनके खिलाफ लड़ने की प्लानिंग चल रही होती है। लेकिन मैं इस प्लानिंग को आपको डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि जब हमारा मेन कैरेक्टर बैटलफील्ड में उतरता है तो किसी भी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, वो बस एक ही हमला कर देता है और जो पूरी की पूरी बैटलफील्ड है वो साफ हो जाती है। वो लोग इसी तरह से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी कोई पीछे से सोल्जर चिल्लाते हुए क्राउन प्रिंस से कहता है कि क्राउन प्रिंस बाहर की तरफ एक नई सिचुएशन आ पड़ी है, जल्दी से बाहर आकर देखिए। जिस चीज को सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहते हैं कि क्या घोस्ट क्लैन ने फिर से हमारे ऊपर हमला किया या फिर उन्होंने किसी तरह की नई चाल चली है। और वो बाहर की तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है कि जो घोस्ट क्लैन के मेंबर्स है वो 2 दिनों से हमारे सोल्जर्स के साथ लड़ रहे, जिसके वजह से हमारे सोल्जर्स को आराम करने का भी नहीं मौका मिला है। और अगर घोस्ट क्लैन के मेंबर्स ने अभी हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम उनका सामना भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो घोस्ट क्लैन की आर्मी वह हमारे आर्मी से 2 गुना ज्यादा बड़ी है, जिसके वजह से अगर हम हेड ऑन उनके साथ फाइट भी कर ले तब भी हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इतना कहते हुए जब क्राउन प्रिंस बाहर आता है तो हमें वहां पर कुनपेंग को दिखाया जाता है, जिस कुनपेंग को देखने के बाद जो कमांडर चौंकते हुए क्राउन प्रिंस से कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। इतना कहने के बाद जो कमांडर अपने सोल्जर से बैटल के लिए तैयार होने के लिए कह देता है, जिस बात को सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस है उस कमांडर से कहता है कि इतने भी ज्यादा जल्दबाजी मत करो, वो एक डिवाइन बीस्ट है जिसका के नाम कुनपेंग है। और इसके अलावा कुनपेंग के ऊपर जो जनरल बेटी उसको मैं जानता हूँ, वो टाइगर लिपर्ड कैवेलरी की वैंग हाउ है। जिस चीज को सुनने के बाद जो सोल्जर्स का कमांडर चौंकते हुए कहता है कि आखिर हुआ इस जैसे डिवाइन बीस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकती है। क्राउन प्रिंस के इतना कहने के साथ हमें हुआ को दिखाया जाता है, जो कि सीधा आकर क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हुए उससे कहती है कि ये जो डिवाइन बीस्ट है वो एजुनलिन का है, जो कि घोस्ट क्लैन के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे जो जाओ डायनेस्टी है उसकी मदद करने वाले हैं। जिसको सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहते हैं कि क्या एजुलिन ये वही जो आंटी एनसेट का सफेद बालों वाला पिक लॉर्ड है ना, जिससे कि मारकाट करना काफी ज्यादा पसंद है। उसके पास एक डिवाइन बिस्ट है और उस डिवाइन बिस्ट का मास्टर भी है। जिस बात को सुनने के बाद जो हुआ है वो क्राउन प्रिंस से कहती है कि जरा धीरे बोले, जितना कि रूमर्स में उनके बारे में क्रूर बताया जाता है वो इतने भी ज्यादा क्रूर नहीं है। इस बात को सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि अच्छी बात है। इतना कहने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करने लगता है। क्राउन प्रिंस के इतना कहने के साथ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कुनपेंग के ऊपर से नीचे उतर आ जाता है। जैसे वो लोग नीचे उतर आते हैं वैसे ही उन्हें जो घोस्ट क्लैन के मेंबर्स है उनकी आवाज आती है, जो कि हंसते हुए कहते हैं कि जो ह्यूमंस है उन्हें हमारे जो घोस्ट क्लैन के आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और अगर तुम ये जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा, इसीलिए जल्दी से हमारे सामने सरेंडर हो जाओ और जो घोस्ट क्लैन है उसका सैक्रिफाइस बन जाओ। जिन लोगों की ये बात सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस को गुस्सा होते हुए कहते हैं कि जो घोस्ट क्लैन के मेंबर्स है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोनों डिसाइपल्स को ऑर्डर देते हुए उनसे कहता है कि तुम दोनों जाओ और उन सबको खत्म कर दो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो हंग और जो थर्ड डिसाइपल है काफी तेजी के साथ उन घोस्ट क्लैन की आर्मी की तरफ बढ़ने लगते और उन दोनों को उनकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो सोल्जर्स है वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि जो घोस्ट क्लैन की
आर्मी वो काफी ज्यादा बड़ी, आखिर दो लोग उनके साथ कैसे लड़ाई कर सकते? क्या ये लोग पागल हो चुके हैं? क्या वो अपनी मौत को ढूंढ रहे? क्योंकि जो घोस्ट क्लैन के कमांडर है वो महायाना रिलम पर है और हमें घोस्ट क्लैन के मेंबर्स की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि काफी ज्यादा बकवास बात है, इतने से छोटे से ह्यूमन नेशन के ऊपर कब्जा करने के लिए हमें काफी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा घोस्ट क्लैन का मेंबर होता है वो कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि इस जैसी डायनेस्टी को जो नेशनल फॉर्चून है उसकी ब्लेसिंग मिली होती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए फिर इधर मारे या फिर उधर मारे, जीत तो हमारी ही होने वाली है। जिस बात को सुनने के बाद जो पर्पल काइजू होता है वो कहता है कि इस समय नेदर अबेसिस के अंदर जितने भी रेसेस है वो एक दूसरे के अंदर जुड़ रहे हैं और काफी ज्यादा तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहे, तो फिर आखिर हमारा घोस्ट क्लैन पीछे कैसे रह सकता है? इसलिए हमें भी जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को सीज कर सकते उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को सीज करना होगा ताकि हमारा जो पूरी की पूरी रेस है वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़े। जिस बात को सुनने के बाद जो ग्रीन काइजू होता है वो कहता है कि इस दुनिया का गिरना समय के ऊपर रिलाई करता है, एक बार जब ईस्टर्न रीजन का रूलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा तब, जिसके वजह से एबेसिस के अंदर जितने भी 100 से भी ज्यादा क्रीचर्स है उनके बीच में हमारा भी थोड़ा सा दबदबा हो जाएगा। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते कि तभी हमारा वहांग और जो थर्ड डिसाइपल है वो वहां पर पहुंच जाते, जिन्हें देखने के बाद जो एक काइजू है दूसरे काइजू से कहता है कि जरा उधर देखो, दो ह्यूमन कल्टीवेटर यहाँ पर आए हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा काइजू उसे कहता है कि शांत हो जाओ, खाना मत भगाओ, उन्हें धीरे धीरे अपने पास आने दो। और हमें थर्ड डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि इतने सारे सोल्जर्स को वहां पर देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि इतने सारे घोस्ट क्लैन के मेंबर्स एक ही समय पर एक ही जगह पर, और इनमें से तो कई सारे फ्यूजन रिलम पर है। अगर मैं पहले का पर्सन होता तो इतने सारे लोगों के साथ लड़ाई करने में काफी ज्यादा डरता, लेकिन अभी के समय के लिए मेरे साथ सीनियर ब्रदर होंगे जिन्हें की अनपैरेलल्ड जीनियस कहा जाता है, जिनके के साथ अब मैं लड़ाई करने वाला हूँ और इनमें से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ पर से वापस नहीं जाने वाला है। फिर जो थर्ड डिसाइपल है वह हमारे होंग से कहता है कि अभी अभी मास्टर ने मुझे जो सैबर स्किल दी है उसके में मैं काफी ज्यादा अनाड़ी हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले अगर जाकर मेरे जो पुअर स्किल है उन्हें दिखाते हुए सबसे पहले फाइटिंग करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जो थर्ड डिसाइपल है काफी तेजी के साथ आगे जाते हुए जो घोस्ट क्लैन के मेंबर्स है उनके ऊपर हमला करते हुए उनके सर को उनसे धड़ से अलग करने लगता और वहां पर पूरी तरह से तबाही मचा देता। और इस तबाही को देखने के बाद होंग कहाँ पर पीछे रहने वाला होता है, वो भी अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए जो घोस्ट क्लैन के मेंबर्स है उन्हें जिंदा ही जलाने लगता है। और हमारे होंग की पावर देखने के बाद जो थर्ड डिसाइपल है वो भी हमारे होंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंग है वो मुस्कुराने लगता है, अपने मन में कहता है कि भले ही उसने एक सनकी को अपना डिसाइपल बना लिया हो लेकिन फिर भी मुझे उसका एक काफी ज्यादा पावरफुल सीनियर ब्रदर बनना होगा। इतना सोचने के बाद जो होंग है थर्ड डिसाइपल से कहता है कि चलो इसे जल्दी से खत्म करें, नहीं तो जो बाकी के लोग है वो हम पर हंसना शुरू कर देंगे। इतना कहने के साथ ही वो दोनों लोग फिर से उन घोस्ट क्लैन के मेंबर्स के ऊपर हमला करते हैं, उधर पूरी तरह से तबाही मचाने लगती है। जिसे देखने के बाद जो क्राउन प्रिंस वो कहता है कि दोनों भाई और दोनों ही तबाही वो कितने ज्यादा पावरफुल है। जैसा कि मैंने सफेद बालों वाले तबाही के देवता के डिसाइपल से एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने कुछ ही समय के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा घोस्ट सोल्जर्स को खत्म कर दिया। और हमारे दोनों डिसाइपल का जो खौफ है वो घोस्ट क्लैन के कमांडरों के बीच में भी बैठ जाता है, जिसमें से जो ग्रीन काइजू होता है वो कहता है कि आखिर ये दोनों ह्यूमंस कौन है। वो काफी ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर यहाँ पर आए, ऐसा लगता है कि वो ग्रेट जाओ डायनेस्टी के काफी ज्यादा पावरफुल सपोर्टर है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उन्हें खत्म करना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो येलो काइजू है वो कहता है कि चाहे वो कोई भी हो लेकिन वो मेरे घोस्ट क्लैन के प्लान को नहीं रोक सकते, जल्दी से उनके ऊपर हमला कर दो। फिर हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो होंगे अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए जो घोस्ट क्लैन के सोल्जर्स होते हैं उन्हें खत्म किए जा रहा होता है कि तभी सामने की ओर से कोई घोस्ट क्लैन का काफी ज्यादा पावरफुल सोल्जर आते हुए हमारे होंग के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर और जो हमला करने वाला है उसे देखने के बाद हमारे जो होंगे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मेरी तरफ बढ़ रही है। इसका जो और है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि वो महायाना स्टेज का घोस्ट कमांडर होगा। हमारे होंग के इतना कहने के साथ ही वहां पर जितने भी अलग अलग कलर के काइजू होते हैं वो हमारे होंग के सामने अपीयर हो जाते हैं और उनमें से जो डार्क कलर का काइजू होता है वो हमारे होंग से कहता है कि
एक पिद्दी सा फ्यूजन रिलम का कल्टीवेटर हमारे जैसे महायाना रिलम के कल्टीवेटर के सामने खड़े रहने की हिम्मत दिखा रहा है। फिर अपने साथियों से कहते हैं कि बॉस को आगे आने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों को खत्म करने के लिए मैं ही काफी हूँ। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ हमारे होंग और हमारे थर्ड डिसाइपल के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो थर्ड डिसाइपल सामने आते हुए उस कमांडर से कहता है कि अगर तुम महायाना स्टेज के हो तो फिर ठीक है, मैं भी महायाना स्टेज के पावर का इस्तेमाल करूंगा। इतना कहने के बाद जो थर्ड डिसाइपल है उस कमांडर के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो कमांडर है मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है कि बस इतना सा मामूली सा हमले से तुम मुझे हराना चाहते हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम इतने से मामूली से हमले से मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, बल्कि मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन वो कमांडर जिस हमले को मामूली समझ रहा होता है वो हमला कोई मामूली चीज नहीं होती। वो जैसे उस कमांडर से टकरा जाते है वैसे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और उसी धमाके के साथ वो जो कमांडर है वहीं पर ही खत्म हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जो काइजू होते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और जो क्राउन प्रिंस है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर एक फ्यूजन रिलम का कल्टीवेटर महायाना स्टेज के कल्टीवेटर को कैसे इतने आसानी से मार सकता है। जो वेनेरेबल ए के डिसाइपल है वो काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। और हमें थर्ड डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। वो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो काफी तेजी के साथ जो बाकी के काइजू उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं तुम सब लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। और हमारे थर्ड को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो घोस्ट क्लैन का दूसरा कमांडर है वो सामने आते हुए हमारे थर्ड से कहता है कि तुम उसे इसीलिए मार पाए क्योंकि उसने तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। एक को मारने के बाद तुम्हें सच में क्या ऐसा लग रहा है कि तुम इतने सारे महायाना स्टेज के कल्टीवेटर को अकेले ही मार सकते हो। इतना कहने के बाद वो जो बाकी के काइजू को एक साथ हमारे थर्ड के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है। जिसके बात मानते हुए वहां पर आए हुए जितने भी काइजूस होते हैं वो सीधा थर्ड के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को एक साथ अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो थर्ड है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहते हैं कि अच्छा नहीं, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। और इस जैसी सिचुएशन में मेरे पास मैट डेमन ब्लड लाइन के इस्तेमाल करने के अलावा कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है। वही सब सोच रहा होता है कि तभी पीछे से हमारे होंग की आवाज आती है क्योंकि वो किसी टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा होता है। जिसे आवाज को आने के बाद जो थर्ड है वो साइड हट जाता है और जो होंग है वो पीछे से उन काइजू के ऊपर अपनी ग्रीन फायर से हमला कर देते हैं। जिस ग्रीन फायर से जो काइजू है उन्हें भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और कहते हैं कि आखिर किस तरह की फायर है। और जो कमांडर काइजू होता है वो हमारे होंग से कहता है कि हे लड़के, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। लेकिन हमें उन काइजूस को दिखाया जाता है जो कि कुछ ही समय के अंदर हमारे जो होंगे उसके फायर से आजाद हो जाते और काफी तेजी के साथ उन्हीं की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो थर्ड है वो अपने मन में कहता है कि जैसा कि पिक महायाना रिलम के कल्टीवेटर से एक्सपेक्ट किया था, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर एक ग्रुप में एक ऐसा चूतिया होता है जो कि कोई ना कोई चूतियागिरी करके ही मानता है। और इस ग्रुप में ये पर्पल काइजू होता है जो कि एक गलती कर बैठता है, वो हमारे होंग को कुतिया कह देता है। जिस चीज को सुनने के बाद जो थर्ड है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि काइजू के बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। और जो थर्ड है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब खत्म हो गया, तुम में से कोई भी अभी यहाँ पर से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अगर तुमने ये बात नहीं कही होती तो तुम में से एक तो यहाँ पर से बचकर जा सकता था, लेकिन अब कोई भी नहीं बचकर जा पाएगा। और हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि उस काइजू के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है कि वो अपने डार्क फ्लेम को रिलीज करते हुए उन काइजू से कहते हैं कि तुम सब लोग अभी के अभी यहीं पर ही मारे जाओ। इतना कहने के बाद जो होंगे अपने डार्क फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन काइजू के ऊपर हमला कर देते और जैसे ही हमारी होंग के और डार्क फ्लेम दो काइजू से टकरा जाते वैसे उन दोनों काइजू का काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जो ब्लू काइजू होता है वो कहता है कि सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, ये क्या हो गया, आप दोनों कैसे मारे गए। इतना कहने के बाद वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए हमारे जो होंग के डार्क फायर है उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। जिसे कि वो रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन हमारे जो होंग के डार्क फ्लेम होते है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जिसके वजह से जो ब्लू काइजू है वो भी उस फ्लेम के चपेटे में आ जाता और उसकी भी मौत वहीं पर ही हो जाती है। और अपने कमांडर को इस तरह से मरता हुआ देखकर वहां पर आए हुए जितने भी छोटे मोटे सोल्जर्स वो काफी ज्यादा डरने लगते और उन सारे कमांडर्स को खत्म कर देने के बाद जो होंगे वो शांत होते हुए अपने जो फ्लेम से उन्हें पूरी तरह से गायब कर लेती है। लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है, इसलिए वो कहती है कि चींटियां जिंदगी और मौत के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में नहीं जानती, क्योंकि वो डिस्टेंस बाल जितना
ज्यादा मोटा होता है उतना ही डिस्टेंस होता है। आपकी एक गलती और आपकी जो जिंदगी है वो खत्म। और जो थर्ड है वो अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जब सीनियर ब्रदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते तब सेम रिलम में वो इनविंसिबल होते, उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, जैसा कि मैंने मास्टर के फर्स्ट डिसाइपल से एक्सपेक्ट किया था। लेकिन मैं भी इनसे कम नहीं हूँ, मैं भी अपने रिलम में इनविंसिबल हूँ, मुझसे भी कोई टकराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। फिर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लेता है। शांत करने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हमें थर्ड को दिखाया जाता है जो कि हमारे होंग को थम्स अप दिखा रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद जो होंग है वो अपने मन में कहता है कि क्या अभी अभी जो कुछ भी हो क्या वो इल्यूजन था। घोस्टलैंड की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद जो हंग और जो थर्ड डिसाइपल है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए सारी जानकारी देने लगते हैं। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है, जिसे सोता हुआ देखकर जो थर्ड डिसाइपल है काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस काम से जो मास्टर वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए है। लेकिन जो हंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर के इस बर्ताव की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे, तो जो रेट है वो हमारे मेन कैरेक्टर को जागाते हुए उससे कहती है कि मास्टर जल्दी से उठिए, जो सीनियर ब्रदर और जो जूनियर ब्रदर है वो यहाँ पर पहुंच चुके। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से उठते हुए उन दोनों से कहते कि क्या तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से कहते कि हाँ, हमने दुश्मन की जो आर्मी है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि हम बाहर की तरफ मौत से लड़ रहे थे लेकिन ये आदमी बैटल फील्ड के अंदर गहरी नींद में सो रहा था। और उन दोनों की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन दोनों को अप्रिशिएट करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर क्राउन प्रिंस आ जाता है, जो कि सीधा आकर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वेनरेबल ए, हमारे ऊपर जो क्राइसिस आई थी उसे रिजॉल्व करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो क्राउन प्रिंस से कहता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अब हम काफी ज्यादा थक चुके हो, क्या आप हमें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, आप हमारे जाओ डायनेस्टी के एक हॉनर गेस्ट है, तो फिर आखिर हम आपको इस तरह से कैसे नाखुश कर सकते हैं। हम जल्दी कैपिटल में वापस जाएंगे और तुम्हारे लिए एक बैंकेट का अरेंजमेंट करेंगे। क्राउन प्रिंस के इतना कहने के साथ ही हमें वहां पर से सीन चेंज और में ग्रेट जाओ के इंपीरियल पैलेस के हेवनली काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वह हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर आ चुका होता है। वहां पर लेकर आ जाने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते कि वेनरेबल, बैंकेट से पहले मेरे जो एम्परर फादर थे वो तुमसे मिलना चाहते थे, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहते थे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एम्परर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या आदमी यहीं पर बैठकर मेरा ही इंतजार कर रहा था क्या। लेकिन तभी जो एम्परर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वेनरेबल ए, मुझे माफ कर देना लेकिन मैं आपको ग्रीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो मेरा साथ नहीं देगी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एम्परर को ध्यान से देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी निकल रही होती है। जिस एनर्जी को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि क्या ये नेशनल फॉर्चून हो सकता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मेरे मेमोरीज के हिसाब से इस दुनिया के अंदर जितनी भी डायनेस्टीज है उनके पास नेशनल फॉर्चून होता है, जो कि स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और कल्टीवेशन में भी उनका साथ देती है। और नेशनल फॉर्चून का जो फाउंडेशन है वो इस दुनिया के जो कॉमन लोग हैं वो होते हैं, जिनके के ऊपर ये जो नेशनल फॉर्चून होता है वो बनता है। और एम्परर जाओ को देखने के बाद मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि वो नेशनल फॉर्चून का इस्तेमाल करते हुए अपने जो चोटें लगे उन्हें हिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। फिर जो एम्परर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने वेनरेबल ए के सामने अपने आप को ही बेवकूफ बना लिया है। लेकिन जब वो हमारे मेन कैरेक्टर के कल्टीवेशन को चेक करने की कोशिश करता है तो वह हमारे मेन कैरेक्टर के कल्टीवेशन को चेक नहीं कर पाता। जिस बात को देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर में उसकी कल्टीवेशन को कैसे नहीं देख पा रहा हूँ, क्या वो अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहा है, क्या ये सच में एक वेनरेबल है या नहीं है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर एम्परर से कहता है कि एम्परर जाओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। जिस बात को सुनने के बाद जो एम्परर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि नेदर अबेसिस का जो घोस्ट क्लैन है उसने अचानक
अचानक से हमारे ग्रेट जाओ डायनेस्टी के ऊपर हमला कर दिया। आखिर उसने हमारे ऊपर हमला क्यों किया, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और मेरे इंपीरियल पैलेस के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स है वो ऐसा सोच रहे कि मेरे इंपीरियल पैलेस के अंदर किसी तरह का ट्रेजर छुपा हुआ है, जिसके के बारे में घोस्ट क्लैन के मेंबर जानते और वो उसी ट्रेजर के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो ट्रेजर क्या है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर एम्पर से कहता है कि लेकिन आखिर आपको ये सारी चोटें कहाँ पर से लगी और कैसे लगी। जिस बात को सुनने के बाद जो एम्पर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरे लड़ाई एक पर्सन के साथ हुई थी जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा थी, लेकिन मैंने नेशनल फॉर्चून के पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से उस मिस्टीरियस पर्सन को यहाँ पर से भगा दिया। हालांकि मुझे एक बात काफी ज्यादा अजीब लगी, वो जो पर्सन था उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो मुझसे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो किसी चीज से काफी ज्यादा डर रहा था, जिसके वजह से वो पीछे हट गया। और उस पर्सन के लड़ाई के कुछ ही समय के बाद जो घोस्ट क्लैन है उसने अचानक से हमारे ग्रेट जाओ के ऊपर हमला कर दिया। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि लगता है कि इस प्रॉब्लम की जो जड़ है वो एंसेस्टर टॉम के अंदर है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन घोस्ट क्लैन को उनके ऊपर हमला इसीलिए करवा रहा है ताकि वो जो एंसेस्टर टॉम है उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले ले। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मिस्टीरियस आदमी सारी चीजें कर रहा है उसके पीछे जरूर उसका कोई ना कोई बड़ा फायदा होगा, नहीं तो आखिर वो ये जैसी डिफिकल्ट चीजें क्यों करता। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस मिस्टीरियस पर्सन के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो एम्परर जाओ को काफी आसानी से हरा सकता है, तो फिर आखिर वो अचानक से पीछे क्यों हट गया। और इसके अलावा आखिर उस एंसेस्टर टॉम के अंदर क्या है जिसके के पीछे वो मिस्टीरियस आदमी पड़ा हुआ है। और मुझे ये सारी चीजें काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही है, क्योंकि इस कल्टीवेशन के दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद मुझे सिस्टम मिला जो कि मेरे कल्टीवेशन को खुद ही अपने आप आगे बढ़ाता रहता है, जिसके वजह से मैं बस सोता रहता और अपनी जिंदगी को जीता रहता हूँ। लेकिन ये जो मामला है काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन चाहे कितना भी ज्यादा मिस्टीरियस क्यों ना मैं इसे जरूर सॉल्व करके रखूंगा, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। और एम्परर के बात सुनने के बाद जो थर्ड डिसाइपल काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि कितनी ज्यादा अजीब बात है। और जो होंगे वो अपने मन में कहते हैं कि जो मामला है कुछ सेंट्रल रीजन के अंदर मैंने जो अफवाह सुनी थी उसकी जैसी ही है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर एम्परर से कहता है कि एम्परर अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आप मुझे अपने एंसेस्टर टॉम के ऊपर एक नजर डालने के लिए लेकर चलेंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो एम्परर जाव है वह हमारे मेन कैरेक्टर को कोई भी जवाब नहीं देते, लेकिन जो क्राउन प्रिंस है वो आगे बढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा सिंपल और काफी ज्यादा बेहतर तरीके से और काफी ज्यादा साफ साफ तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को मना कर देता है। फिर जो क्राउन प्रिंस है वो आगे कहता है कि वेनरेबल है, आपने हमारी मदद कर हमारे ऊपर काफी बड़ा एहसान किया, जिसके वजह से आप हमारे इंपीरियल ट्रेजर के अंदर कौन सा भी एक ट्रेजर चुनकर आप अपने लिए रख सकते हैं। और इसके अलावा जो बैंकेट की प्रिपरेशन है वो पूरी हो चुकी है, तो चलो उस तरफ चलकर खाने को एंजॉय करते हैं। और उन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे कैजुअली स्टॉर्म के अंदर जाने के बारे में पूछ रहा था। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जो सिस्टम ने मुझे मिशन दिया था वो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके वजह से मुझे यहीं पर ही रुक कर जो चीजें वो कैसे डेवलप होती है वो देखनी होंगी। फिर हमें नेदर एबेसिस का जो घोस्ट किंग होता है उसके पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो घोस्ट किंग है वो ब्लड को पी रहा होता है। इसी के साथ में उसने एक ह्यूमन गर्ल को भी अपने साथ कैद करके रखा होता है ताकि वो उसके साथ मजे करे। जब वो एक बच्चे को पैदा करेगी तो उस बच्चे को खा लेगा, क्योंकि उसे जो नए पैदा हुए बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा डिलीशियस लगते हैं और उसे काफी ज्यादा पसंद भी होते हैं। फिर जो घोस्ट किंग है उस लड़की से कहता है कि मैंने काफी सालों का इंतजार किया और फाइनली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। अगर मैं ग्रेट जाओ डायनेस्टी को पूरी तरह से कॉन्क्योर करता हूँ तो घोस्ट क्लैन के अंदर मेरी जो प्रेस्टीज है काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि मुझे उन लोगों के रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है, तो फ्यूचर के अंदर जो ईस्टर्न रीजन के लीडर्स बनने वाले उन लीडर्स के बीच में मेरा भी नाम होगा। लेकिन काफी ज्यादा समय हो चुका है कि मैंने जो ग्रेट जाओ डायनेस्टी के ऊपर हमला करने के लिए जिन लोगों को भेजा था उनके तरफ से किसी भी तरह के न्यूज मुझे नहीं मिली है। और तुम्हें मैं एक बात बताऊं कि मुझे सबसे ज्यादा डर उसी आदमी से लगता है जो कि नेशनल फॉर्चून को अपने साथ लेकर चलता है। और जो घोस्ट किंग है वो उस लड़की से सारी बातें
कहते कह रहा होता है कि तभी पीछे से वही मिस्टीरियस आदमी आकर उस घोस्ट क्लैन के किंग से कहता है कि बेकार, आखिर तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उस मिस्टीरियस आदमी को वहां पर देखने के बाद जो घोस्ट किंग है काफी ज्यादा डर जाता है, जल्दी से उस आदमी के सामने घुटनों पर बैठ जाता और उसे ग्रीट करने लगता है। फिर जो मिस्टीरियस आदमी घोस्ट किंग से कहता है कि जो नेदर अबेसिस के 100 से भी ज्यादा रेसेस है वो जंग की तैयारी कर रहे, लेकिन तुम एक घोस्ट किंग होने के बावजूद भी पीछे छुप कर मजे कर रहे हो। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि जो घोस्ट क्लैन है उसने पहले गिव अप कर दिया है। उस मिस्टीरियस आदमी की यह बात सुनने के बाद जो घोस्ट किंग है उस मिस्टीरियस आदमी से कहता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने पहले जाओ डायनेस्टी के ऊपर हमला करने के लिए मेरी आर्मी को भेज दिया है और मुझे भरोसा है कि जो एम्परर जाओ है जल्दी कोई ना कोई कदम उठा लेगा। और जब एम्परर जाओ ऐसा करेगा तब हम फाइनली उसकी जो असली स्ट्रेंथ है उसे देख पाएंगे और तभी हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उससे डील कर पाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो मिस्टीरियस आदमी उस घोस्ट किंग से कहता है कि तुमने जितने भी सोल्जर्स वहां पर भेजे थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, इससे ग्रेट जाओ के एम्परर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जिस बात को सुनने के बाद जो घोस्ट किंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मैंने जो घोस्ट आर्मी वहां पर भेजे थे उसके अंदर डजन से भी ज्यादा फ्यूजन रियलम के घोस्ट जनरल्स थे, यहाँ तक कि वहां पर 10 से भी ज्यादा महायाना रियलम के घोस्ट कमांडर्स थे। इसलिए जाओ एम्परर अगर खुद आकर वहां पर बैटल करता तब भी इतने सारे लोगों को वो अकेला नहीं हरा पाता। जिस बात को सुनने के बाद जो मिस्टीरियस आदमी घोस्ट किंग से कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स को मारने वाले ग्रेट जाओ डायनेस्टी नहीं थी, बल्कि ग्रेट जाओ डायनेस्टी के ऊपर से कल्टीवेटर गुजर रहा था और उसने ही देखा कि नीचे लड़ाई चल रही, तो उसने नीचे आकर तुम्हारे जो सोल्जर्स की आर्मी थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो ग्रेट जाओ के लोग थे उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाते उसे वेनरेबल एक एक कर पुकार रहे थे। जिस बात को सुनने के बाद जो घोस्ट किंग है काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि क्या एक वेनरेबल आखिर एक बिद्दी से महायाना रियलम के कल्टीवेटर की हिम्मत कैसी हुई मेरे प्लान के अंदर इस तरह से बाधा डालने की। हालांकि मुझे पता नहीं कि आखिर उसने मेरे आर्मी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए किस तरह की चीज का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे जैसे ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के कल्टीवेटर के सामने वो चींटी के बराबर है जिससे कि मैं कभी भी कुचल सकता हूँ। उस घोस्ट किंग की यह बात सुनने के बाद जो मिस्टीरियस आदमी अपने पास से किसी तरह की पिल बाहर निकाल कर उस घोस्ट किंग से कहता है कि ये एक नेदर सोर्स पिल है, जल्दी से इसे ले लो और मेरे लिए जो ग्रेट जाओ डायनेस्टी उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लो। और हाँ, मैं फिर से तुम्हें फेल होने की परमिशन नहीं देता, मैं काफी ज्यादा हम्बली तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी इस विश को जरूर ही पूरा कर देना। इतना कहने के बाद जो मिस्टीरियस आदमी हंसते हुए वहां से चला जाता है। उस मिस्टीरियस आदमी के वहां से जाने के बाद जो घोस्ट किंग है वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो काफी तेजी के साथ वहां से जाते हुए अपने जितने भी सोल्जर्स है उन सारे सोल्जर्स को कमांड देते हैं, उन सारे सोल्जर्स से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी बैटल के लिए मेरे साथ चलो। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर जितने भी उस घोस्ट किंग के सोल्जर्स होते हैं काफी तेजी के साथ जो घोस्ट किंग है उसका पीछा करते हुए जो ग्रेट जाओ डायनेस्टी उसकी तरफ जाने लगते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर में ग्रेट जाओ डायनेस्टी के जो बैंकेट है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ काफी ज्यादा नाच गाना हो रहा होता है। जो हमारे दोनों डिसाइपल्स है उस खाने का काफी ज्यादा मजा ले रहे होते हैं, लेकिन उनमें से हमारे जो होंगे उस खाने को खा भी नहीं रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वह हमारे होंग से कहते हैं कि आखिर आप उस खाने को क्यों नहीं खा रही है फेरी। और क्राउन प्रिंस को फेरी कहता हुआ देखकर हमारे जो होंगे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी हमारे जो मेन कैरेक्टर क्राउन प्रिंस से कहते हैं कि मेरा जो डिसाइपल है डाइट पर है जिसके वजह से खाना नहीं खा रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाता और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता और अपने मन में कहता है कि मैं एक ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज का कल्टीवेटर हूँ, तो फिर आखिर में इन जैसी चीजों की लालसा कैसे कर सकता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि अगर फेरी हम खाना नहीं खा सकते तो क्यों ना आप म्यूजिक का आनंद ले। इतना कहने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वो ताली बजाते वहां पर एक म्यूजिशियन को बुला लेता है जो कि ईस्टर्न रीजन का नंबर 1 म्यूजिशियन होता है नानगोंग चेंगफेंग। नानगोंग के वहां पर आ जाने के बाद जो क्राउन प्रिंस है नानगोंग की काफी ज्यादा तारीफ करता है। तारीफ हो जाने के बाद जो क्राउन प्रिंस है नानगोंग को अपना शो चालू करने के लिए कह देता है। जिस बात को सुनने के बाद जो नानगोंग है अपने सितार को बाहर निकाल कर उस सितार को बजाना शुरू कर देता है। जिस सितार के आवाज सुनने के बाद और इतने ज्यादा प्यारे म्यूजिक को सुनने के बाद जो वहां पर आए
हुए जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच में हमें एक ऐसे पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। लेकिन तभी हमें नॉनगन को दिखाया जाता है जो कि अपना म्यूजिक बजाना बंद कर देता है और काफी ज्यादा गुस्से में क्राउन प्रिंस से कहता है कि अगर फ्यूचर में इसी तरह की सिचुएशन रही तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी म्यूजिक सुनाने के लिए इनवाइट मत करना। जिस बात को सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस है उन्हें भी ये पता चल जाता है कि आखिर नॉनगन किस बात से गुस्सा है। नॉनगन जो होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर के सोने से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, जिस बात को हमारा जो क्राउन प्रिंस है काफी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वेनेरेबल ए, क्या आप नॉनगन के म्यूजिक से सेटिस्फाई नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कान में उंगली करते हुए क्राउन प्रिंस से कहता है कि हाँ ठीक ठाक था। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो नॉनगन है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उससे कहता है कि चुप हो जाओ, आखिर तुम म्यूजिक के बारे में क्या जानते हो। और नॉनगन को हमारे मेन कैरेक्टर से इस तरह से बात करता हुआ देख जो थर्ड डिसाइपल है नॉनगन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके ऊपर अपने शॉर्ट तानते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे मास्टर से इस तरह से बात करने की। लेकिन बात इससे आगे बढ़े उससे पहले जो क्राउन प्रिंस है वो बीच में आते हुए उन दोनों को शांत करते हुए जो क्राउन प्रिंस है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वेनरेबल ए, मुझे माफ कर देना, जो नॉनगन है उनका जो स्वभाव है वो पहले से ही ऐसा है। लेकिन हमें नॉनगन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी चुप नहीं हो रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो तो बस एक ऐसा इंसान है जिसे कि फाइट करना काफी ज्यादा पसंद है, आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे स्किल्स को ठीक ठाक है कहने की। और नॉनगन को अभी भी चुप न होता हुआ देखकर जो क्राउन प्रिंस को काफी ज्यादा चिंता करने लगता, अपने मन में कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या अभी वो शांत नहीं हो सकते हैं। और हमें थर्ड को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहे हो तो उससे कहता है कि मास्टर बस वो ऐसा ही चाहता होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर बस उसे परमिशन दे और कब वो उस नॉनगन का सर उसके दर से अलग कर दे। लेकिन इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का मिशन आता है। सबसे पहले अगर नॉनगन के बातों से हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आया होगा तो वो अपने थर्ड डिसाइपल को ऑर्डर देते हुए जो नॉनगन है उसे खत्म कर देते तो उन्हें रिवॉर्ड में 10 हाई ग्रेड के स्पिरिट क्रिस्टल्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसे शांति से सुलझा कर जो नॉनगन है उसे अपने किए पर पछतावा करवाते तो आपको रिवॉर्ड में कुनपेंग को खिलाने के लिए टॉप ग्रेड का खाना दिया जाएगा जो कि मिल्क फ्लेवर का होगा। और सिस्टम को इस समय पर मिशन देता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि सिस्टम अभी के समय के लिए कैसे मिशन दे रहा है। और काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ऑप्शन 2 को चूज करता है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर खड़ा होते हुए नॉनगन से कहते हैं कि आखिर इसमें क्या बड़ी बात है, बस म्यूजिक ही बजाना है ना, मैं बजा लूंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो नॉनगन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि इतनी आसानी से एक मार्शल आर्टिस्ट इतनी हिम्मत से बोल सकता है। इस बूढ़े आदमी ने बचपन से ही हजारों सालों तक मशहूर टीचर से म्यूजिक सीखा है और तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो म्यूजिक है उसकी असली वैल्यू को नहीं पहचानते। नॉनगन की ये बात सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि हर एक आर्ट की स्पेशलिटी होती है, अगर इस दुनिया में जितने भी कल्टीवेटर्स है वो सारी चीजें करने लगेंगे तो हर एक आर्ट का जो स्पेशलिस्ट मास्टर होता है वो इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। फिर जो नॉनगन है अपने जितार को हमारे मेन कैरेक्टर को देते हुए उसे कहता है कि चलो बजाओ, आखिर तुम किस तरह से इस जितार को बजाते हो मुझे भी देखना है। और वैसे भी तुम जैसे कल्टीवेटर से फाइट करना और दूसरों को मारना ही जानता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम जितार के बारे में कितना कुछ जानते हो। और नॉनगन को ये सब करता हुआ देखकर जो क्राउन प्रिंस है काफी ज्यादा डर जाता और कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं हो सकते थे, मुझे डर है कि अगर तुमने कुछ और बोला तो तुम्हारी जान यहीं पर ही चली जाएगी। और हमारा जो मेन कैरेक्टर नॉनगन ने फेंके हुए जितार को पकड़ते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने पिछली जिंदगी में जितार को अपनी सेकंड चॉइस बनाया था, जिसके वजह से मैं जितार को बजाना काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास सिस्टम है जो कि मेरे किसी भी स्किल को ऑटोमेटिकली अपग्रेड करता है। और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो जितार स्किल है उसे अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है एंटरिंग द हॉल, फिर आता है आउटस्टैंडिंग, फिर आता है सुपर, फिर आता है परफेक्शन लेवल। और अभी के लिए आपका जो जितार दाव स्किल है वो परफेक्शन लेवल पर, और आपके सामने जो पर्सन खड़ा है उसका जो जितार लेवल है वो सिर्फ अभी एंटरिंग द हॉल लेवल पर है। तभी जो नॉनगन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि टालम टोल करना बंद करो, जल्दी से उसे बजाना शुरू करो। और अपने आंखों के सामने सारी चीजें होता
होता हुआ देखकर जो क्राउन प्रिंस वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जो वेनेरेबल ए है जल्दी हिमुलेट होने वाले है, क्या मुझे बीच में जाकर इन सारी चीजों को रोक देना चाहिए? अगर मैंने ऐसा कर लिया तो जो नॉन गॉन की जिंदगी है वो बच सकती है। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जितार बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अपने मन में कहता है कि तुम अभी भी जितार स्किल के एंटरिंग द हॉल लेवल पर हो, लेकिन मैं परफेक्शन लेवल पर हो, तो फिर तुम्हें बताओ कि आखिर तुम्हारा और मेरा मुकाबला कैसे हो सकता है। लेकिन आज मैं इस दुनिया को बताऊंगा कि असली जितार बजाना किसे कहते हैं। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जितार को बजाना शुरू कर देता और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा परफेक्टली जितार को बजाता हुआ देखकर जो हंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर वो इतने ज्यादा बेहतरीन तरीके से जितार को कैसे बजा सकता है। जिस तरह से जितार बजा रहा है उसके हिसाब से ये टॉप टायर का मास्टर होगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि इसके साथ कॉम्पीट कर सकता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा बेहतर तरीके से जितार बजाता हुआ देखकर जो नॉन गॉन है उसके भी गोटे मुंह में आ जाता और कहता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। और जो थर्ड है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है कि ये जितार इंटेंट है, मुझे इसके अंदर से जो प्रोफाउंड जितार इंटेंट निकल रहा है वो जितार इंटेंट को मैं काफी अच्छी तरीके से फील कर पा रहा हूँ। ये मेरे खून को पूरी तरह से उबाल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा जो दिल है वो अभी सीना चीर कर बाहर निकल के आ जाएगा। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ और काफी ज्यादा बेहतर तरीके से उस जितार को बजा रहा होता है, जिस वजह से उसके अंदर से जो जितार इंटेंट निकल रहा होता है उस जितार इंटेंट की वजह से हमारा जो हॉन्ग है उसका लेवल अप हो जाता है और वो महायान स्टेज के पिक पर पहुंच जाती है। और अब जो हॉन्ग है वो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट रिलम के कुछ ही कदम दूर होती है। और उस जितार इंटेंट का सिर्फ फायदा हॉन्ग को नहीं बल्कि थर्ड को भी हुआ होता है। उस जितार इंटेंट की वजह से जो थर्ड है उसका भी लेवल अप हो जाता है और फ्यूजन रिलम से महायान रिलम पर अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है। और हॉन्ग का लेवल अप होता हुआ देखकर जो क्राउन प्रिंस है उसे समझ में आ जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर महायाना स्टेज यानी कि वेनेरेबल नहीं बल्कि वर्चुअल इमोर्टल लेवल पर है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के जितार से निकले हुए जितार इंटेंट को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ फैल रहा होता है। जितार इंटेंट की वजह से जो ह्यूमन सोल्जर्स होते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा फायदा मिल रहा होता है क्योंकि उनके जो लगे हुए घाव है वो पूरी तरह से भर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें कैपिटल के बाहर उसी गोस्ट किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर्स के साथ वहां पर पहुंच चुका होता है। वहां पर आ जाने के बाद जो गोस्ट किंग है वो अपने सारे सोल्जर्स से कहता है कि आज हम जाओ डायनेस्टी के अंदर जितने भी लोग हैं उनके खून से नहाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द उनके ऊपर हमला कर दो। इतना कहने के बाद जो गोस्ट किंग और उसके जो सोल्जर्स है वो अंदर जाने लगते हैं कि तभी वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर का जो जितार इंटेंट है वो पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद जो सोल्जर्स होते हैं वो चौंकते हुए गोस्ट किंग से कहते हैं कि गोस्ट किंग आखिर वो क्या है। लेकिन हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के जितार इंटेंट के वजह से वहां पर आए हुए जितने भी गोस्ट सोल्जर्स होते हैं वो गोस्ट सोल्जर्स मारे जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो गोस्ट किंग है वो चौंकते हुए कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे प्लान के बीच में इस तरह से इंटरफेयर करने की। फिर हमें कुछ गोस्ट सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिनमें से गोस्ट सोल्जर गोस्ट किंग से कहता है कि किंग जल्दी से पीछे हट जाओ, ऐसा लगता है कि कोई तो काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट इस क्लैन की प्रोटेक्शन कर रहा है। लेकिन हमें गोस्ट किंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कि नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, आखिर वो कौन है, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। इतना कहने के बाद जो गोस्ट किंग है वो अपने पास से वही निदर सोर्स पिल को बाहर निकलते हुए कहते हैं कि इस समय मैं सिर्फ निदर सोर्स पिल को ही ले सकता हूँ, भले मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन फिर भी मैं उस छुपे हुए पावर हाउस को जरूर बाहर निकालूंगा। इतना कहने के बाद वो जो गोस्ट किंग उस पिल को खा लेता है, जैसे ही वो गोस्ट किंग उस पिल को खा लेता है वैसे ही उसकी जो पावर है काफी तेजी के साथ बढ़ने लगती है। उसकी जो पावर है वो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के लेट स्टेज तक पहुंच जाती है। और पावर बढ़ जाने के बाद जो गोस्ट किंग है उसे ये लगने लगता है कि जो जितर इंटेंट उसकी तरफ बढ़ रहा है वो जितर इंटेंट कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, इसीलिए वो काफी तेजी के साथ जो पहले से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जितार बजा रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के जितार बजाने की वजह से वहां पर आसमान में अजीब अजीब तरह के फेनोमेनन्स दिखने लगते हैं, जिन फेनोमेनन्स को देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की चीजें कभी भी नहीं देखी है। ऐसा लगता है कि जो हेवन है वो ग्रेट जाओ को ब्लेसिंग दे रहा है। फिर हमें गोस्ट किंग को दिखाया जाता है उसने भी उस फेनोमेनन्स को देखा होता है, जिन फेनोमेनन को देखने के बाद वो कहता है कि आखिर ग्रेट जाओ के साथ क्या हुआ है। लेकिन तभी जो गोस्ट किंग है काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि जो जिधर इंटेंट है वो सीधा आकर जो गोस्ट किंग है उसके सीने के आर पार हो जाता है। जो जिधर इंटेंट है वो धीरे धीरे कर जो गोस्ट किंग है उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिस चीज को देखने के बाद जो गोस्ट किंग है वो कहता है कि आखिर ये किसने किया, आखिर मेरे ऊपर किसने हमला किया, अगर
अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ, फिर देखेंगे कि आखिर कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन घोस्ट किंग इसके आगे कुछ कह ही पाता, तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के जितर इंटेंट के वजह से जो घोस्ट किंग है वहीं पर ही खत्म हो जाता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जितर बजाना बंद कर देता और कहता है कि तुम्हें कैसा लगा। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने घोस्ट क्लैन की जो आर्मी उसे पूरी तरह से हरा दिया है, जिसके वजह से आपको 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स रिवॉर्ड में दिए जाते हैं। जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्या सिस्टम तुम खराब हो चुके हो, आखिर मैंने घोस्ट क्लैन की आर्मी को कब हराया। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो घोस्ट क्लैन की आर्मी थी उसने ग्रेट जाओ के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन तुम्हारे जितार बजाने की वजह से उसके अंदर से जो जितार इंटेंट निकला था उसके वजह से जो पूरी की पूरी घोस्ट क्लैन की आर्मी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तो ये सब ऐसा हुआ था। और इसके अलावा ये जो इमोर्टल ग्रेड के 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट है वो मेरे जो अल्टीमेट समसारा ग्रेड एनहाइलेशन टेक्निक है उसके लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। लेकिन तभी हमें रेड को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर हमारे मेन कैरेक्टर के काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि मास्टर आपने काफी ज्यादा अच्छा बजाया, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। रेड की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने कहा था नहीं काफी ज्यादा आसान होता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मास्टर नॉनगोंग। और हमें नॉनगोंग को दिखाया जाता है जो कि पूरा सदमे में जा चुका होता है और रोते हुए कहता है कि सीनियर आपने बिल्कुल सही, आखिर मैं अपने आप को इतना ज्यादा आग कैसे सकता हूँ और मैं सीनियर को भला बुरा कैसे कह सकता हूँ, मैं तो मरना डिजर्व करता हूँ। और नॉनगोंग की हालत देखने के बाद जो क्राउन प्रिंस है नॉनगोंग की तरफ बढ़ते हुए उनसे कहती है कि मास्टर नॉनगोंग। तभी जो नॉनगोंग है वो क्राउन प्रिंस को रोकते हुए उससे कहता है कि नहीं, मैं मास्टर कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, सीनियर ही सही मायने में डिजर्विंग मास्टर है, मैं तो बस एक जोकर हूँ। और इसी के साथ में जो सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन दिया तो मिशन कंप्लीट हो जाता है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को कुनपेंग को खाने के लिए टॉप ग्रेड के 10 बैग दिए जाते हैं। फिर जो क्राउन प्रिंस है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वर्चुअल इमोर्टल ए आखिर आप मास्टर नोंगोंग के साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर क्राउन प्रिंस से कहता है कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो जो अपने आप को बड़ा आंक रहा है वो बस नीचे उतर और अच्छे से सीखे। और साथ ही में वो अपने मन में कहते हैं कि जो कि मिशन कंप्लीट हो चुका है तो इसे खींचने का कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन तभी जो थर्ड है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उससे कहता है कि मास्टर आपके म्यूजिक की वजह से मेरा ब्रेक थ्रू हो चुका है और अब मैं महायाना रियलम पर पहुंच चुका हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है होंग की तरफ देखते हुए कहता है कि जो होंग है उसका भी लेवल अप हो चुका है, अब वो ट्रिबुलेशन ट्रांजेंडर स्टेज पर पहुंच चुका है।